Hello students, welcome to 7th lecture of concrete technology in which we will discuss heat of hydration. First of all, for understanding what is heat of hydration, we have to know the meaning of hydration. अब हाइड्रेशन क्या? पानी सीमेंट के अंदर डलता है जब पानी सीमेंट से रिएक्ट करता है तो एक अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। और वो क्यों निकलती है वो हम आगे पढ़ते हैं। द रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ वाटर इज़ एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोले तो हीट जिसके अंदर भी हीट जनरेट हो रही है, दैट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जिसके भी रिएक्शन से हीट जनरेशन हो, दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो हाँ, पानी और सीमेंट का कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। अब द रिएक्शन लाइबरेट्स अ कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ हीट, समझ में आया? मतलब थोड़ी क्वांटिटी ऑफ हीट जनरेट करेगा। दिस कैन बी इजीली ऑब्जर्व इन द सीमेंट गेज विथ वाटर एंड प्लेस्ड इन अ थर्मल फ्लास्क। अब हम कैसे पता चलेगा कि वाटर वो जो भी हम सीमेंट और पानी का जो हम मिश्रण कर रहे हैं उसका टेम्परेचर हाई है? तो बहुत सिंपल सा है कि आप पहले क्या करिए, थर्मामीटर लीजिए, सीमेंट का टेम्परेचर नाप लीजिए, फिर बाद में उसके अंदर पानी डालिए सीमेंट के अंदर, फ्लास्क के वो सॉल्यूशन को फ्लास्क के अंदर रखिए और उसके बाद उसके अंदर थर्मामीटर डाल के देखिए, तो आपको पता चल जाएगा क्या कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ आया है। तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? अपना टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब मच अटेंशन हैज़ बीन पेड टू द हीट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इन द इंटीरियर ऑफ मास कॉन्क्रीट डैम्स। अब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब हम सीमेंट यूज़ कर रहे हैं किसके अंदर? कंक्रीट डैम के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इट इज़ एस्टिमेटेड अबाउट 120 कैलोरीज ऑफ हीट जनरेटेड इन हाइड्रेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से एस्टिमेशन लगाया जाता है कि भाई 1 ग्राम के सीमेंट के अंदर 120 कैलोरीज ऑफ हीट इज जनरेटेड होगी, ठीक है। इसकी वजह से ही क्या होता है कि डैम्स की जो साइड्स होती है वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है काफ़ी। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन, जब भी आप सीमेंट यूज़ करते हैं, आप कभी भी देखना, आप सीमेंट यूज़ करेंगे या सीमेंट के अंदर हाथ डालेंगे तो आपका हाथ फट जाएगा। तो उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि वो हीट ऑफ हाइड्रेशन हीट ऑफ हाइड्रेशन होता रहता है क्या बोलते हैं, सीमेंट के अंदर, जिसकी वजह से हमारे जो त्वचा है वो वो उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सहन नहीं कर पाती है और उसकी वजह से त्वचा के अंदर भी क्रैक्स आना चालू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या ध्यान रखनी है जब भी कभी सीमेंट यूज़ कर रहे हैं। सीमेंट के बहुत वेरियस टेस्ट हैं जो हमको करने पड़ते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब जो क्या है, जो थर्ड पॉइंट है अपना, फ्रॉम दिस इट कैन बी एसेस दैट टोटल क्वांटम ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ conservative system such as इंटीरियर ऑफ मास कंक्रीट डैम, और टेम्परेचर राइज अबाउट, जैसे मैंने आपको बताया, 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ऑब्जर्व किया जाए है जब अपन सीमेंट यूज़ कर रहे हैं। इसमें कंजर्वेटिव क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव सिस्टम बनाना है। कंजर्वेटिव सिस्टम बोले तो अपन कोई भी चीज़ को कंजर्व करते हैं, यानी बचा के रखते हैं। कंजर्वेटिव सिस्टम डैम एक कंजर्वेटिव सिस्टम हुआ, ठीक है। अगर हम उसको बना रहे हैं, ठीक है, तो उस वहाँ पे हमने वो साइड पे हमने ऐसा पाया गया कि 50% टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। दिस इज ड्यूली हाई टेम्परेचर डेवलप्ड एट इंटीरियर ऑफ कॉन्क्रीट डैम cause serious expansion of the body of the dam, and with the subsequent cooling, considerable shrinkage take place, result in serious cracking of concrete. अब क्या होता है कि भाई ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी अच्छा नहीं है आपने कोई भी स्ट्रक्चर के लिए। क्या प्रोड्यूस कर सकता है? क्रैक पैदा कर सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर मैं सीमेंट के अंदर पानी डालता हूँ और वो बहुत हाईली एक्सपेंसिव रिएक्शन देता है मेरे को हीट ऑफ हाइड्रेशन का, तो वो सीमेंट क्या करेगा आगे जाके, या तो श्रिंक हो जाएगा, श्रिंकेज देगा यानी पानी लीकेज करेगा, या तो वो क्या करेगा, क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट, यानी जो आफ्टर अब मैं उसको यूज़ कर लूँगा तो उसके अंदर क्या आएगा, कंक्रीट के अंदर क्रैक आ जाएगा। तो ये भी एक डेंजरस चीज़ है। हमको हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत संभाल के, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है सीमेंट का, उसको बहुत संभाल के हमको उसको ध्यान में रखते हुए हमको सीमेंट का सिलेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। अब आगे जो नेक्स्ट पॉइंट्स है, द यूज़ ऑफ पोर्सिलिनिक सीमेंट
artificial cooling, consistent material, and incorporation of pipe system in the body of dam as the concrete work progresses for circulating cold brine solution through the pipe system to absorb the heat, and this method is adopted to offset the heat generation in the body of dam due to the heat of hydration of cement. अब हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को मेंटेन रखने के लिए साइड पे कंक्रीट की साइड पे हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे पाइप, जो पाइप सिस्टम होती है जहाँ से हमको पानी निकालना होता है, तो मतलब जो भी पाइप की कनेक्टिविटी दी है उसके अंदर हम क्या घुमाते हैं, हम एक ब्रेन सॉल्यूशन सर्कुलेट करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि जो भी हीट ऑफ हाइड्रेशन निकल रहा है डैम साइड पे उसको उसका टेम्परेचर लो कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सपांशन और क्रैकिंग के चांसेस कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ऊपर की जो जितने पहली लाइन पढ़ोगे आप, द यूज़ ऑफ भी यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ, ठीक है, पोज़ोलॉनिक सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है इसलिए। तो आर्टिफिशियल कूलिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मटेरियल, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल, आर्टिफिशियल कूलिंग भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। पर जो पाइप वाला मेथड है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं डैम साइड पे। उसके अंदर हम क्या ठंडा सॉल्यूशन घुमाते हैं पाइप्स के अंदर, जिसकी वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन जो सीमेंट का होता है वो हम रोक पाते हैं, ठीक है। अब टेस्ट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इज एसेंशियल टू बी कैरिड आउट फॉर लो हीट सीमेंट ओनली, ठीक है। लो हीट सीमेंट के लिए ज़्यादातर ये टेस्ट निकाला जाता है, ठीक है। द टेस्ट इज कैरिड आउट ओवर अ फ्यू डेज बाय द वैक्यूम फ्लास्क मेथड, ठीक है। वैक्यूम फ्लास्क मेथड के द्वारा ये जो टेस्ट है वो किया जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड इन एडिवेटेड कैलोरीमीटर्स, ठीक है। और कैलोरीमीटर्स के अंदर हम वो डालते हैं। when test is standard when tested in the standard manner, the heat of hydration of low heat pozzolana cement shall not be more than 65 कैलोरी पर ग्राम at 7 days। कितना, इसके अंदर पूरा रेंज बता दिए। पोर्टलैंड लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का जो भी कैलोरी है वो 65 ग्राम कैलोरी पर ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर मैं 7 दिन के बाद टेस्ट करता हूँ, और 75 कैलोरी पर ग्राम मैं इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब मैं 28 डेज़ के बाद टेस्ट करता हूँ। तो ये था एक टेस्ट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। ये हीट ऑफ हाइड्रेशन का एपरेटस है जिससे हम हीट ऑफ हाइड्रेशन नापते हैं। अब ये हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके आगे हम आगे भी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम एक केमिकल कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा जांच लेते हैं। अब ओके, व्हाट इज़ केमिकल कंपाउंड। अब केमिकल कंपाउंड, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं सीमेंट के अंदर, ठीक है। और उसके द्वारा हमको पता चलता है कि क्या सीमेंट का क्या नेचर है। जैसे कि लूज ऑफ इग्निशन एक कंपाउंड है किसका, सीमेंट का। अब लूज ऑफ इग्निशन का टेस्ट होता है जिससे हमको पता चलता है कि भाई कितना इग्निशन है इस सीमेंट के अंदर और कितना लूज कर रहा है वो सीमेंट इग्निशन। इसके द्वारा हम क्या आगे वो सीमेंट का कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करेगा उससे अंदाज़ा लगा पाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, किस तरीके से टेस्ट करते हैं। तो पहले इसके लिए क्या टेस्ट करेंगे, तो 1 ग्राम ऑफ सैंपल इज हीटेड फॉर 15 मिनट इन द प्लेटिनियम क्रूसिबल। अब ये प्लेटिनियम क्रूसिबल क्यों यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। गोल्ड भी यूज़ कर सकते थे पर गोल्ड से महंगा है प्लेटिनियम क्रूसिबल। वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हम उसके अंदर रखते हैं ना कोई भी तरीके का क्या बोलते हैं फिल्टर पेपर वगैरह या वो कंपाउंड डालते हैं तो वो उससे रिएक्ट नहीं करता है। मतलब हमको ये सारे टेस्ट ना हाई टेम्परेचर पर करने पड़ते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है जो भी कंपाउंड या मिनरल हम टेस्ट करने जाते हैं वो क्या करते हैं, तो मटेरियल के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी वजह से सही रीडिंग नहीं आती। तो प्लेटिनियम क्रूसिबल इसलिए यूज़ करते हैं जिसके हमको वो जो ये जो प्लेटिनियम क्रूसिबल है वो क्या करता है, वो कंपाउंड से रिएक्ट नहीं करता है। और वो रिएक्ट नहीं करेगा तो हमको क्या परफेक्ट रीडिंग मिलेगी, इसलिए हम प्लेटिनियम क्रूसिबल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या है, 1 ग्राम ऑफ सीमेंट हीट करेंगे अपन सैंपल प्लेटिनियम क्लोराइड में डाल के 15 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। और टेम्परेचर 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ सीमेंट को। फिर उसको हम कूल डाउन होने देंगे और उसका वेट करेंगे, ठीक है। अब जो मैंने 1 ग्राम ऑफ सीमेंट जो वेट करके डाला था उससे पहले, उसको बाद मैं देखूँगा कि कितना वो डिफरेंस आया है उसको जलाने के बाद। और वो जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा लॉस ऑफ इग्निशन।
मतलब जितना जो जो डिफरेंस है ना वो हमारा क्या होगा, लॉस ऑफ इग्निशन। और जो लॉस ऑफ इग्निशन है वो 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बाय द वेट। ठीक है, अगर मैं वेट निकालता हूँ और फिर उनका डिफरेंस निकालता हूँ परसेंटेज में, तो वो 4% से ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट रहता है। अगर मैं 4% से ज़्यादा यूज़ कर और मतलब वो आता है तो मतलब 4% पे अलाउेबल। ठीक है, सॉरी 4% इज़ नॉट अलाउेबल, सॉरी 4% से ज़्यादा अगर वेट आता है, लॉस होता है, तो वो सीमेंट इग्नाइट मतलब इग्निशन ज़्यादा छोड़ेगा, इसकी वजह से हम वो यूज़ नहीं करेंगे। फिर इनसॉल्युबल रेसिड्यू, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है इनसॉल्युबल रेसिड्यू। इसके अंदर हमको पता चला है कि कौन सी चीज़ें सॉल्युबल है रहेगी सीमेंट के अंदर, कौन सी इनसॉल्युबल रहेगी। अब सीमेंट का इनसॉल्युबल रहेगा तो तकलीफ रहेगा, ठीक है, पेस्ट बनने में भी तकलीफ रहेगा। और फिर बाद में उसके आफ्टर अगर हम उसको कैसे भी सॉल्युबल बना के ज़बरदस्ती कर भी देते तो फिर आफ्टर हार्डनिंग ऑफ सीमेंट के बाद हमको तकलीफ पड़ेगी अगर इनसॉल्युबल मटेरियल्स रहते हैं उसके अंदर। तो ये टेस्ट इसलिए किया जाता है कि कितने मटेरियल इनसॉल्युबल, सीमेंट किस तरीके से बिहेव करेगा इनसॉल्युबल वे में। ठीक है, और इसके अंदर आप देखेंगे द वेल स्टार्ड मिक्स ऑफ स्टार्ड मिक्सड ऑफ 1 ग्राम ऑफ सीमेंट। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ सीमेंट लेंगे, 40 cc यानी सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ वाटर लेंगे, 10 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोलिक एसिड लेंगे, 10 मिनट तक बॉईल करेंगे। ठीक है, एक बर्नी मतलब अपन क्या बोलते हैं फ्लास्क के अंदर नहीं, एक बीकर के अंदर हम क्या क्या डालेंगे, एक 1 ग्राम ऑफ सीमेंट डालेंगे, 40 सेंटीमीटर क्यूबिक वाटर डालेंगे। डिस्टिल वाटर होना चाहिए। डिस्टिल वाटर बोले तो उसके अंदर कोई भी तरीके का मिनरल्स नहीं होना चाहिए। अब कोई भी तरीके का मिनरल आप बोलोगे कि पानी तो नॉर्मल होता है, मतलब पानी क्या है जब नीचे पर्कुलेट होते हुए जाता है, जो सेंटर ऑफ द ग्राउंड वाटर में मिक्स होता है, तब क्या होता है कि वो बहुत सारे पदार्थों के साथ मिक्स होते हुए जाता है। जैसे गोल्ड हो गया, मेटल हो गया, सबसे रिएक्ट करते हुए जाता है। उसके अंदर बहुत सारे मेटल्स रिएक्शंस वगैरह आते हैं। जब हम पानी को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं तो वो पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स मिले हुए होते हैं, तो हमको इसलिए उसको डिस्टिल बनाना पड़ता है। डिस्टिल वाटर का सॉल्यूशन होता है, बनाने के लिए उसके अंदर थोड़ा केमिकल्स ऐड करने पड़ते हैं और उस तरीके से वो डिस्टिल वाटर बनता है। इसकी पूरी डिस्टिल वाटर की पूरी प्रोसेस है अपने यूट्यूब चैनल पे देखे रखिए, तो आप देख सकते हैं। वो भी अपने नहीं मतलब यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ वाटर डालेंगे, डिस्टिल वाटर डालेंगे, और 10 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोलिक एसिड डालेंगे। ठीक है, उसको 10 मिनट तक बॉईल करेंगे। 10 मिनट तक बॉईल करने के बाद उसको क्या करेंगे अपन, टिश्यू पेपर के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब टिश्यू पेपर फिर द कंटेनर इज rinsed with 5 times and then filter paper is washed 10 times with hot water। ठीक है, और वो जो सॉल्यूशन अपन ने डाला ना उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, वो कंटेनर को उसको साफ़ कर देंगे, 5 टाइम साफ़ कर देंगे, और जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर वापस से अपन गर्म पानी डालेंगे। ठीक है, अब जो रेसिड्यू इज वॉश्ड फिल्टर पेपर विथ हॉट वाटर एंड बॉइल्ड फॉर 10 minutes with Na2CO3 solution, the solution is filtered again through the same filter paper with acid and finally with the water till it is free from the chloride। अभी क्या करेंगे, ऐसा हम उसको 3 से 4 बार प्रोसेस करते रहेंगे फिल्टर पेपर के ऊपर ये Na2CO3 का सॉल्यूशन डालने के बाद। इस तरीके से हम 3-4 बार प्रोसेस करते रहेंगे। मतलब तो ऊपर की प्रोसेस बताई ना मैंने आपको, ये जो 3 सॉल्यूशन अपन ने बनाए थे वो टिश्यू पेपर के ऊपर बार बार डालते रहने का, और हॉट वाटर प्रोसेस भी 10-10 मिनट के अंतर्गत अपन को वो डालते रहने का। ठीक है, अब ये डाल दिया अपन ने, उसके बाद क्या करने का, जब कब तक डालते रहने का जब तक वो क्लोराइड फ्री नहीं हो जाता, और फिर लास्ट में उसको सादे पानी से साफ़ कर लेना। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ़िल्टर पेपर को ड्राई करने के लिए रख देंगे, या तो ये अपना प्लेटिनियम ट्यूब है ना उसके अंदर फ़िल्टर पेपर को डाल देंगे, उसको ड्राई करने के लिए रख देंगे। ठीक है, अब ड्राई करने के बाद जो पहले हमने वेट लिया था, ठीक है, इसका फ़िल्टर पेपर का, और सॉरी अब ये सारी प्रोसेस करने के बाद जो खाली क्रूसिबल रहेगा हमारा प्लेटिनियम क्रूसिबल, उसका वेट करेंगे, और फिर वो क्रूसिबल के अंदर अपन वो फ़िल्टर पेपर डालने का
डालने के बाद उसका वेट करेंगे। अब उन दोनों का जो वेट होगा वो हमारा क्या होगा, इनसॉल्युबल रेसिड्यू होगा। ठीक है, अभी तक क्या प्रोसेस किया हमने इनसॉल्युबल रेसिड्यू में कि भाई पहले जो 3 पदार्थ है कौन कौन से, एक तो 1 ग्राम ऑफ सीमेंट, 40 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ वाटर और 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कॉन्सेंट्रिक हाइड्रोलिक क्लोराइक एसिड डाला उसके अंदर। ठीक है, फिर उसको हमने 10 मिनट गर्म कर लिया, उसको फ़िल्टर पेपर के अंदर डाला। फ़िल्टर पेपर को डालने के बाद उसके अंदर फिर हमने वापस से क्या ऐड किया, वापस से हमने उसको हॉट पेपर, फिल्टर पेपर, ये सारे जो हमने जलाए थे 1 ग्राम ऑफ सीमेंट और 40 ग्राम ऑफ वाटर, उसको बॉईल करके उसके अंदर फ़िल्टर पेपर के डालने के बाद फिर वापस से हॉट वाटर डाला। ठीक है, हॉट वाटर डालने के बाद फिर वापस से Na2CO3 का सॉल्यूशन डाला 2 बार। ठीक है, हॉट वाटर से बॉइल्ड करने के बाद उसको भी हमने 10 मिनट बॉईल करने के बाद उसके अंदर क्या डाला, Na2CO3 का सॉल्यूशन डाला सेम फिल्टर पेपर के अंदर। ठीक है, अब सेम फिल्टर पेपर को क्या करने का, मतलब 3 बार सॉल्यूशन डाले, 2 बार Na2CO3 का 10 मिनट गर्म करके जो सॉल्यूशन डाला वो, और पहला जो था 1 ग्राम ऑफ सीमेंट और 40 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ वाटर और 10 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोलिक क्लोराइड एसिड डाला। ठीक है, पहले बार में, और दूसरी बार में Na2CO3 का सॉल्यूशन डाला। ठीक है, और वो 2 बार डाला Na2CO3 का सॉल्यूशन। क्लियर, तो वो जो फिल्टर पेपर है उसको क्या कर देने का, ड्राई कर देने का। ड्राई के बाद उसको प्लेटिनियम क्रूसिबल के अंदर डाल देने का। ठीक है, पहले अपन को प्लेटिनियम क्रूसिबल का खाली वेट कर देने का, जो भी उसका वेट आता है वो अपन को नोट डाउन कर लेने का। फिर जो अपना सेकंड क्या रहता है, अपना टिश्यू पेपर का जो डाल के हम ड्राई करेंगे और उसको जलाएंगे 900 डिग्री सेल्सियस पे, उसका वेट कर लेने का। ठीक है, अब उन दोनों का जो वेट का डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, इनसॉल्युबल रेसिड्यू। अब वो कितना होना चाहिए, उसका रिस्ट्रिक्शन कितना रखा है, 1.5% बाय द वेट का रिस्ट्रिक्शन रखा है। ठीक है, तो ये अपना केमिकल कंपोजिशन, सेकंड कंपोजिशन हो गया केमिकल। अब जो अपना तीसरा केमिकल कंपोजिशन है वो है लाइम एंड एल्यूमिना। लाइम और एल्यूमिना का एक फार्मूला होता है जिससे हमको पता चलता है भाई लाइम और एल्यूमिना कितना है, तो उसका जो फार्मूला है वो आपको डिस्प्ले में दिख रहा है। अब नीचे जो सेकंड पॉइंट है वो दिया है, नॉट जो द परसेंटेज ऑफ लाइम, सिलिका एंड आयरन व्हेन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला, जो आपको सामने दिख रहा है, और जो कि नहीं ग्रेटर देन होना चाहिए कितना, 0.202 से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, और नॉट लेस देन 0.66 से, मतलब 0.66 से लेस नहीं होना चाहिए और 1.02 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड एक्सेस ऑफ फ्री लाइम विल बी लीड टू द अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट। अनसाउंडनेस के बारे में हम आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो आगे जाके वीडियो देखो और फिर इसका मतलब तुमको पता चलेगा। ठीक है, अब मैग्नीशिया के द परसेंटेज ऑफ फ्री मैग्नीशिया एक्सिस 5%। ठीक है, द सीमेंट बिकम अनसाउंड। अगर मैग्नीशिया का 5% से ज़्यादा एक्सिस मार दिया अपन ने सीमेंट के अंदर, तो वापस से सीमेंट क्या हो जाएगा, अनसाउंड हो जाएगा। तो ये जो थी कौन कौन सी, यूज ऑफ लॉस ऑफ सॉल्युबल रेसिड्यू, लाइम एंड एल्यूमिना और मैग्नीशिया, ये 4 चीज़ का अपन को टेस्ट करना पड़ता है इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो के हिसाब से। ठीक है, सीमेंट का, तब जाके वो सीमेंट है अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं साइट। ठीक है, कभी सोचा नहीं अपन ऐसे यूज़ कर देते हैं, पर इतने सारे टेस्ट से निकल के ही सीमेंट बनता है। ठीक है, आज के लिए वीडियो इतना ही रखेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर हीट ऑफ हाइड्रेशन के केमिकल कंपोजिशंस, और क्या क्या किस तरीके से हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होता है, और किसकी कौन से मेन कंपोनेंट्स उसके ऊपर भागीदार रहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही था। असाइनमेंट आ जाएगा नीचे, और कल तक सबमिट करवा देना। तब तक के लिए सेफ रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू।